मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। परीक्षाओं में आपको इस तरह के उदाहरण देके पूछेगा कि भाई छंद बताइए, छंद बताइए, अलग अलग देके कभी कोई चीज कभी सोरठा दे देगा, आपको पता नहीं होगा, आपको कुछ और दे देगा, कुछ और दे देगा, और उसमें आपको मात्राओं की गिनती करते हुए यह बताना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा छंद है, क्या चीज है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है, विषम छंद है, किस प्रकार का छंद है। तो आज आपकी यही दिक्कत राम जी की पाठशाला समाप्त करने जा रहा है। आज के बाद गारंटी देता हूं कि आपको कहीं से भी छंद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और खासकर मात्राओं संबंधी जितने भी नियम हैं उनको बहुत सरल भाषा में आपको बताने जा रहा हूं। आपको बस देखना होगा और आपको नियम याद रखने पड़ेंगे, किसके, छंदों के, कि किस छंद में कितने चरण में कितनी मात्रा होती है। गिनती आप फटाक से कर लोगे, मात्राएं आप आराम से लगा लोगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कुछ बातें आपको बताना शुरू करता हूं। देखो, छंदों को मैं दो पार्ट में रखूंगा। आज मैं आपको छंद के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा, और उसके बारे में आपको आज मात्रा लगानी थोड़ी बताऊंगा, मात्रा थोड़ा समझाऊंगा, कहां पे क्या मात्रा कैसे लगती है, क्यों होता है। और उसके बाद जो कल वाला पार्ट आएगा, कल वाले का मतलब कल ही पार्ट आएगा, ठीक है। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, अगर आप काफी दिन बाद देख रहे हैं, तो कल के बाद यानी कि लास्ट में आपको, जब ये वाली वीडियो खत्म होगी, लास्ट में आपको ऊपर आई बटन में दूसरी वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छंद। एक्चुअली में छंद है क्या, छंद है क्या। छंद ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही छंद थे, उससे पहले भी छंद थे। सबसे पहले छंदों को जो देखा गया, छंदों को जो पाया गया, वो ऋग्वेद में पाया गया। और आप में से यदि कोई संस्कृत के जानकार होंगे या संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए होंगे या व्याकरण से जुड़े होंगे, तो उनको पता होगा संस्कृत में भी छंद होता है। जैसे अनुष्टुप छंद होता है, जैसे त्रिष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद होता है, जगती छंद होता है, बृहति छंद होता है, बहुत सारे छंद होते हैं। सामान्यतः घर में जब पूजा पाठ का अवसर होता है, तो पंडित लोग जब आते हैं, ब्राह्मण लोग जब आते हैं, तो वो जिस छंद में मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं वो अनुष्टुप छंद होता है, ठीक है, अनुष्टुप छंद होता है वो। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, जैसे अलग है, ओम गणानान्त्वा गणपति, ये मतलब इस तरह गाने का ये जो तरीका है, ये जो है, जो आह्लाद से हृदय को भर देता है। छंद क्या है, छंद क्या है, छंद का वास्तव जो अर्थ निकलता है वो है आह्लादित करना। आह्लादित करना मतलब कि आपको आनंद आए, आनंद, रस का वास्तविकता, रस का मतलब है आनंद प्रदान करना, पर यहां है आह्लाद से भर देना, आह्लाद से भर देना, यानी कि आपको एक अलग ही अनुभूति हो सुन सुन के। देखो, दोहा अलग तरह से बोला जाता है, चौपाई अलग तरह से बोला जाता है, सोरठा अलग तरह से बोला जाता है, उनका गायन अलग अलग तरीके से हो जाता है, केवल छंदों के उच्चारण, छंदों के भिन्नता से। अब छंद का एक और मतलब है अनुशासन। देखो, जब काव्य में अनुशासन होता है तो उसे ही छंद कहते हैं। मतलब कि कितने चरण होंगे, कितने चरण में, मतलब तुक कहां पे होगा, यति कहां पे होगी, कैसे कैसे होगा, मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक जो ढंग होता है उसको छंद कहा जाता है। एक पूरा काव्य को जो एक ढंग है उसको छंद कहा जाता है। छंद के बारे में एक बात और भी है, मुक्तक छंद की बात आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने कोई अनुशासन नहीं माना, कहीं पे कुछ भी लिख दिया। जैसे तुक होता है, यानी कि तुक है, देखो, राधा नागरी सोई और श्याम हरिद्युति होई, तो ये तुक का मिलना जरूरी है। तो छंद के लिए क्या बात आई है, छंद के जो प्रणेता हैं वो पिंगल ऋषि को माना जाता है। किनको माना जाता है, पिंगल ऋषि को माना जाता है। और पिंगल ऋषि को मानने, उनके प्रणेता माने जाने के आधार पर ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये बात आपको बात समझनी चाहिए। नाट्य शास्त्र में जो स्थान भरत मुनि का है, वही स्थान छंद शास्त्र में पिंगल मुनि का है, पिंगल ऋषि का है। और पिंगल शास्त्र किसको कहा जाता है, छंद शास्त्र को। ये बात आपको समझनी चाहिए आराम से। उसके बाद छंद के अंगों के बारे में बात करते हैं। छंद के
प्रमुखतया 7 अंग हैं। 7 अंगों का होना जरूरी है छंद में। क्या? पहला है चरण या पाद। चरण, पाद या पद ऐसे ही कहा जाता है। चरण भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या एवं क्रम। चौथा है गण। पांचवा है गति। छठा है यति और सातवां है तुक। सातवां है तुक। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करता हूं क्या चीज है। देखो, चरण, चरण क्या होता है? सामान्यतः है जो भी कोई काव्य रहता है, कोई काव्य रहता है तो उसमें 4 चरण होते हैं। सामान्यतः 4 चरण होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा काव्य 4 टुकड़ों में बटा होता है। तो जो एक टुकड़ा है उसको चरण बोला गया है, इस जो एक टुकड़ा है उसको पद बोला गया है, एक टुकड़ा है उसको पाद बोला गया है। जैसे यहाँ पे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो ये पूरा काव्य आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे मेरी भव बाधा हरो पहला, राधा नागरी सोय दूसरा, जातन की झाई पर तीसरा और श्याम हरित दुति होय चौथा। तो ये जो 4 भाग हैं, 4 भाग में से जो एक भाग है यानी काव्य का 1/4 जो हिस्सा है उसको चरण सामान्यतः बोल दिया जाता है। और पहले और तीसरे चरण को विषम चरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषम पद या विषम चरण बोला जाता है। और दूसरे और चौथे को क्या बोला जाता है? सम चरण बोला जाता है। आपको सम विषम पता होगा, ऑड इवन आपको पता होगा। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तो जो वर्ण प्रयोग हो रहे हैं यहां पर, एक्चुअली में वर्ण क्या होता है? वर्ण पूरी वर्णमाला में वर्ण ही होते हैं, ठीक है, उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो यहां पर क्योंकि यहां पे हमको गिनती करनी पड़ेगी, तो वर्ण से मतलब क्या है? वर्ण से मतलब है लघु वर्ण और गुरु वर्ण, है ना। 2 प्रकार के वर्ण हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण किसको कहते हैं? लघु वर्ण वो हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, गुरु वर्ण वो हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है। और मात्रा की बात जब आती है तो लघु वर्ण के लिए एक मात्रा आती है, ध्यान से सुनना, लघु वर्ण के लिए एक मात्रा आती है जिसका चिन्ह होता है एक डंडा, एक खड़ा हुआ डंडा, पूर्ण विराम जैसा डंडा। और गुरु वर्ण के लिए 2 मात्रा आती है जिसके लिए एस के जैसी आकृति बना देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद तीसरी जो चीज है संख्या। संख्या का मतलब है गिनती करना। यहां पे तो है मात्रा कितनी लगेगी ये हो जाएगा। चौथी बात है संख्या। संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए। ऐसे है ना, जैसे आपको पता है दोहा है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और आपके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये निश्चित है, संख्याओं की जो संख्या है यानी कि जो गिनती है मात्राओं की वो निश्चित है। और क्रम क्या है? क्रम है एक तरह की व्यवस्था। क्रम है एक तरह की व्यवस्था। अगला जो वो है गण है। गण, गण क्या होता है? गण होता है वर्णों का समूह। गण क्या होता है? वर्णों का समूह। जैसे बोलते हैं ना मंत्री गण, गण 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 जो शब्द होता है वो समूह का पर्यायवाची है। जैसे बोलते हैं ना आप सभी मंत्रीगण खड़े हो जाइए, तो मंत्रीगण का मतलब है मंत्रियों का समूह। तो यहां पर अगर गण शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसका मतलब है वर्णों का समूह। और सामान्यतः छंद के मामले में 3 वर्णों का जो समूह होता है उसको गण कहा जाता है। वार्णिक छंद होते हैं यमाता राज भान सलगा। ये आपको थोड़ा पता होगा, इसके बारे में नहीं पता होगा तो आगे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो अंग है वो है गति, मतलब कि काव्य को जिस प्रवाह में पढ़ा जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सो, ये प्रवाह, ये गति, ये जो गति है, जो प्रवाह है, जो लय है, इसको क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है गति। और उसके बाद है यति। यति का मतलब होता है रुकना। यति का मतलब क्या होता है? रुकना, है ना। यति का मतलब है विराम, और विराम की जगह हमेशा आपको कॉमा दिखाई देगा। यदि आप कॉमा की जगह ना रुको, आप यति ना लो, तो आपको काव्य में मजा नहीं आएगा। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परे और श्याम हरित दुति होए। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कोई गद्य पढ़ दिया है। बट अगर आप इसके उलट यति लेते हुए पढ़ेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। बात समझ में आई? जहां पे विराम है, जहां पर रुका जा रहा है, जहां पे स्टॉप किया जा रहा है बीच में, उसको बोलते हैं यति। और उसके बाद अंतिम चरण है इसका, अंतिम छंद का अंग है तुक। तुक मिलाना, है ना, बोला मैं तुक मिला दिया। क्योंकि जैसे हमारे क्षेत्र में कहावत है
कि एक 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 जाट व्यक्ति था, एक कोल्हू चलाने वाला व्यक्ति था, मतलब ये बात है, झीमर व्यक्ति था, एक झीमर था, एक जाट था। तो उन दोनों में बात चल पड़ी कि भाई चलो आओ अंताक्षरी खेलते हैं। उन्होंने कहा भाई तुक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मिलेगा। तो उसने कहा, जो झीमर व्यक्ति था उसने कहा कि भाई जाट रे जाट तेरे ऊपर खाट, जाट रे जाट तेरे ऊपर खाट। तो उन्होंने कहा भाई लगी भाई, ठीक है लग गई। तो अब आया दूसरे का नंबर, अब जाट का नंबर आया। अब जाट को समझ में नहीं आया कि भाई क्या करे क्या ना करे। तो जाट ने कहा झीमर रे झीमर तेरे ऊपर कोल्लू तेरे ऊपर कोल्लू, ऐसे बोल दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं, लगी तो है ही नहीं तू। उन्होंने कहा लगी हो ना लगी हो, कोल्लू के बोझ में तो दबेगा ही तू। तो कुल मिला के बात है, जाट रे जाट तेरे ऊपर खाट, तो इसमें तुक मिल गया, ठीक है, इसमें तुक मिल गया। पर झीमर रे झीमर तेरे ऊपर कोल्लू, ये इसमें कोई तुक नहीं मिला। तो तुक मिलना भी छंद में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखो, जैसे राधा नागरी सोई और श्याम हरित दुति होय, ये मिल रहा है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो सागर उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो पवन सुत नामा है ना, अतुलित बल धामा और नामा, ये मतलब तुक मिल रहा है। तो तुक भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चरण है ना, चरण है, उसके बाद वर्ण और मात्रा है, संख्या और क्रम है, गण है, गति है, यति है, तुक है। ये 7 प्रमुख अंग हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं मात्राओं की गणना कैसे होती है। मात्राओं की गणना कैसे होती है, देखो आपको पता है जो स्वर होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पर 3 तरह के माने जाते हैं। लघु स्वर होते हैं जिनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से हैं लघु स्वर आपके, है ना, आपका अ ई उ री, ये है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। और उसके बाद दीर्घ जो स्वर हैं आपके, दीर्घ जो स्वर हैं, गुरु जो स्वर हैं आपके, उसका क्या है, वो जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। आ, उसके बाद ई, ए, आई, ओ, औ, अंग, है ना, ऐसे मतलब आगे आती हैं सब चीजें। तो अब हमको यहां पे देखना है, अगर कहीं पे, अब आपको ध्यान रखना है, अगर ह्रस्व स्वर हो या लघु स्वर हो तो उसकी एक मात्रा होती है। और एक मात्रा कैसे लगाते हैं, एक मात्रा ऐसे लगाते हैं, 2 मात्रा ऐसे लगाते हैं। ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। तो लघु स्वर के लिए एक मात्रा होगी, यानी कहीं अ ई उ री हो तो आपको एक मात्रा उसमें लगानी होगी। अगर दीर्घ या गुरु स्वर है तो उसकी 2 मात्रा आपको लगानी होगी। 2 मात्रा का चिन्ह ये रहा, यहां पे क्या आएगा, आ ई ए आई ओ औ। अगर ये आ जाएगा कहीं भी, डायरेक्ट आ रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट आने की बात कर रहा हूं, आगे ही बात करूंगा। अगर डायरेक्टली आ रहा हो तो अगर अ ई उ री आ रहा है तो एक मात्रा आ जाएगी। दीर्घ या गुरु स्वर हुआ आ ई ए आई ओ औ, ये आ जाएंगे, 2 मात्रा आ जाएगी। कोई भी व्यंजन आ जाएगा क से लेकर ह तक। अब आप बोलेंगे सर संयुक्त व्यंजन भी तो हैं, बताएंगे, संयुक्त व्यंजन के नियम थोड़े से अलग हैं। तो क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक आ जाएगा तो व्यंजन की एक ही मात्रा होती है। उसके बाद अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर व्यंजन के साथ में लघु स्वर की मात्रा आ जाए, यदि व्यंजन के साथ में लघु स्वर की मात्रा आ जाए तो एक मात्रा हो जाएगी। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो समझाता हूं भाई। अगर लघु स्वर की मात्रा, लघु स्वर कौन से हैं, अ ई उ री। अगर देखो जैसे क है, क के साथ ही लेते हैं, क है तो अभी ये तो सिंगल है ही, एक ही मात्रा आएगी। यदि हम ई लगा दें इसमें, छोटी की मात्रा आ जाएगी, है ना, देखो लघु स्वर की मात्रा की आ जाएगी तो भी एक ही मात्रा रहेगी। उसके बाद क्या लगा देते हैं, छोटा ऊ लगा देते हैं, कू लगा देते हैं, तो क्या हो गया, फिर भी यदि व्यंजन के साथ में लघु स्वर की मात्रा आएगी तो एक ही मात्रा रहेगी उसमें, ठीक है। उसके बाद देखो क्री लगा देते हैं, है ना, क्री लगा देते हैं तो भी एक ही मात्रा रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई बात। अगर अगला नियम है, व्यंजन के साथ में यदि दीर्घ स्वर मात्रा आ जाए, दीर्घ स्वर की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 मात्रा लग जाएंगी। जैसे क से ही ले रहे हैं उदाहरण, जैसे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो गया तो का होते ही 2 मात्रा लग जाएगी। उसके बाद जैसे ही ऊपर ऊपर देखते रहो, देखो यहाँ पे की हो गया तो 2 मात्रा हो जाएंगी। उसके बाद ए के लिए हमेशा एक मात्रा होती है, आई के लिए हमेशा 2 मात्रा होती है। तो आपको मैं बताता हूं, फिर उसके बाद ले लेते हैं क्या, के ले लेते हैं, के
ठीक है, तो 2 मात्रा हो जाएंगी। उसके बाद कई ले लेते हैं तो 2 मात्रा हो जाएंगी। उसके बाद को ले लेते हैं तो 2 मात्रा हो जाएंगी। उसके बाद कऊ ले लेते हैं तो 2 मात्रा हो जाएंगी। यानी कि अगर व्यंजन के साथ में लघु स्वर की मात्रा जुड़ जाए तो एक ही मात्रा रहेगी, और व्यंजन के साथ में दीर्घ स्वर की मात्रा आ जाए तो 2 मात्रा हो जाएंगी। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहां पर कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको हटा लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है स्थान की। चलिए, तो अब अगला है, यदि किसी भी वर्ण के साथ में, देखो अभी स्वर की बात अलग कराए, व्यंजन की बात अलग कराए, पर अब ओवरऑल वर्णों की बात कर रहे हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अगर किसी भी वर्ण के साथ में अनुनासिक आ जाए, किसी भी वर्ण के साथ में अनुनासिक आ जाए, जिसको आप चंद्र बिंदु लगाना बोलते हैं ऊपर, तो अगर किसी भी वर्ण के साथ में अनुनासिक आ जाए तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा थोड़ा आपको करके भी बताता हूं, दिखाता हूं। यहां पे देखो, इधर से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, इधर से मैं हटा दे रहा हूं, जिससे मुझे थोड़ा काम करने का स्पेस मिल जाए, जिससे मैं आपको थोड़ा दिखाता चलूं, है ना। ये तो सब आपको क्लियर हो गया हो। देखो, अगर किसी भी वर्ण के साथ में अनुनासिक आ जाए तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। देखो, अभी हम क्या सीख के आए, यहां पे देखो, ये आंगन, जैसे क्या लिखा हुआ है, आंगन लिखा हुआ है, आंगन लिखा हुआ है। तो देखो, यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी मतलब अगर कोई दीर्घ स्वर आ जाए तो दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। यहां पे देखो, आंगन, आंग, आ के लिए क्या हो जाएगा? 2 मात्रा हो जाएंगी, ठीक है, 2 मात्रा हो जाएंगी। पर क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा, इस अनुनासिक का? तो अनुनासिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग के लिए क्या आ जाएगा? 1 मात्रा आ जाएगी। न के लिए क्या आ जाएगा? 1 मात्रा आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मां, तो मां है, मां है। अब यहां पे देखो, किसी भी व्यंजन के साथ में यदि लघु स्वर की मात्रा आ जाए, यहां पे तो आंगन डायरेक्ट आ रहा था, उसके बाद किसी भी व्यंजन के साथ में लघु स्वर की मात्रा आ जाए तो मां के साथ में आ की मात्रा आ गई, तो कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2, और इसका कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार रंग आ जाएगा, रंग। तो अब देखो, र के लिए कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, उसकी एक ही मात्रा होगी। र के लिए कितनी मात्रा होगी? 1, और ग के लिए कितनी मात्रा होगी? 1। इसका कोई भी प्रभाव यहां पर नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही होगी बात? क्लियर? अब अगला, अगर लघु वर्ण के साथ में, अगर लघु वर्ण, ध्यान देना है, अब बात आ रही है लघु वर्ण की। अब आप कहेंगे सर या तो लघु स्वर होता है या दीर्घ स्वर होता है, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया अंगों में कि यहां पर लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण की बात आएगी। लघु वर्ण का मतलब यह है जिसके लिए 1 मात्रा लग रही थी, और दीर्घ वर्ण का मतलब है जिसके लिए 2 मात्राएं लग रही थी। तो अगर लघु वर्ण के साथ में अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार होती है, बिंदी ऊपर लगती है, अनुस्वार की बिंदी ऊपर लगती है, तो अगर लघु वर्ण के साथ में आपका क्या आ जाए? अनुस्वार आ जाए, तो तुरंत 2 मात्रा में परिवर्तित, उसकी 2 मात्रा लगेंगी। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? अंक, घंटा, कंचन। अंक, घंटा और कंचन। तो वर्ण की बात आई थी। लघु वर्ण क्या हुआ? तो यहां पे देखो, लघु वर्ण क्या हुआ? अब ये है तो लघु स्वर, पर वर्ण तो है ना, तो अंक है। क्या लिखा हुआ है? अंक। तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1, और क की कितनी होनी चाहिए? 1। बट ये ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, इसकी एक और मात्रा जुड़ जाएगी, यानी कि अब अ की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। उसके बाद घंटा आ जाएगा, आपका घंटा आ जाएगा। एक्चुअली में घ के लिए 1 आना चाहिए था, और टा के लिए क्या आनी चाहिए थी? 2 मात्राएं आनी चाहिए थी। बट क्योंकि ऊपर अनुस्वार आ गया है और ये इससे संबंधित होता है, तो ये मात्रा हो जाएंगी आपकी 2। और उसके बाद आपका आ रहा है कंचन। तो कंचन के लिए अगर हम निकालें तो 1 1 1 आ जाएगा, बट इस अनुस्वार के लिए कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला, यदि दीर्घ वर्ण के साथ में अनुस्वार आ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मात्रा 2 ही है। या तो 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, ऐसे नहीं करोगे कि ये प्लस ये हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, ठीक है, 1 या 2 ही मात्रा लगेंगी। जैसे हमारे पास शब्द आया नहीं, जैसे हमारे पास शब्द आया नहीं, छींक और भींच, ठीक है, तो न के लिए कितनी आ जाएगी? न के लिए 1 आ जाएगी, और ही के लिए कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ही के लिए कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि वर्ण के साथ में क्या आ रही है? आपके दीर्घ स्वर की मात्रा आ रही है, तो 2 आ जाएंगी। अब आप बोलोगे सर इसकी तो मात्रा होनी चाहिए, इसकी मात्रा केवल और केवल लघु वर्ण के साथ में होगी, ना कि दीर्घ वर्ण के साथ में। यहां पे दीर्घ वर्ण बन गया अपना पूरा, तो यहां पे अब इतना ही होगा। उसके बाद अब छी के लिए क्या होना चाहिए था? 2,
क के लिए एक होना चाहिए था। सर इसकी मात्रा नहीं, दीर्घ वर्ण के साथ में इसकी मात्रा कोई भी प्रभाव नहीं होगा, और बीच में भी के लिए हो जाएगी 2 और च के लिए हो जाएगी 1। इस अनुस्वार का यहां पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं एक एक चीज समझ में आ रही होगी, आज के बाद मात्रा लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा संयुक्त अक्षरों के बारे में, देखते हैं। हमको संयुक्त अक्षर संबंधी कुछ नियम समझने हैं। सबसे ज्यादा टिपिकल यही पड़ता है और सबसे ज्यादा समझ में भी यही नहीं आता। अगर आप मात्राएं लगाना ठीक से सीख जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको रूल पता होना चाहिए एक बार मोटा मोटा दिमाग में, और आपको तो छंद का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे आपको उस काव्य का अर्थ आता हो या ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, तो आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे मात्राओं संबंधी। देखो, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर यानी कि जब दो से ज्यादा, मतलब एक तो नहीं होगा, संयुक्त का मतलब है जुड़ना, एक हो जाना। तो जब दो वर्ण एक साथ में जुड़कर बोले जाते हैं, जब दो वर्णों का एक साथ में करके उच्चारण होता है, तो वहां पे वो अक्षर कैसे कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर उनको कहलाते हैं। सामान्यतः 4 संयुक्त व्यंजनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामान्यतः 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, 4 संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन सा? क्ष, त्र, ज्य और श्र। तो क्ष में क्या होता है? देखो सामान्य से एक क्ष में क्या होता है? क्ष में ऐसे रहता है क जमा क्ष। तो जो पहले वाला वर्ण होता है वो कैसा रहता है? वो आधा रहता है, हलंत है। ठीक है। त्र में क्या हो जाएगा? त्र में त जमा र, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो। तो ये आप समझ रहे होंगे बात। और दिखाता हूं, ज्या का क्या हो जाएगा? ज जमा इय, ये हो जाएगा इसका। और श्र का क्या हो जाएगा? श जमा र, श्र, ये हो जाएगा। यानी कि ये जो संयुक्त आपके व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, ये दो, जब व्यंजन एक साथ में मिल जाते हैं, दो वर्ण एक साथ में मिल जाते हैं तो संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। जब 2 अक्षर एक साथ मिल जाते हैं, सिंपल सी बात है। अब खाली ऐसा नहीं कि इन 4 के अलावा और नहीं है, बहुत है। आप 2 को मिला दो, आप 2 को मिला दो, पहले वाला आधा होता है और दूसरे वाला पूरा होता है। पहले वाला आधा होता है, दूसरा वाला पूरा होता है, संयुक्त अक्षर बन जाता है। जैसे विद्या है, जैसे मैं दिखाऊं आपको, 1 मिनट समझते रहो आप लोग। जैसे विद्या है, तो विद्या में क्या है? द और प्लस य, तो क्या बन जाता है? ऐसे लिख देते हैं हम इसको, द्य लिख देते हैं क्षमा चाहता हूं। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूं, जो संयुक्त अक्षर होता है उसकी क्या होती है? उसकी एक ही मात्रा होती है। क्या होती है भाई? संयुक्त अक्षर की एक ही मात्रा होती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। संयुक्त अक्षर की एक ही मात्रा होती है। और संयुक्त अक्षर में हमेशा ध्यान रखना, संयुक्त अक्षर में जो पहले वाला होता है वो आधा होता है, ठीक है। संयुक्त अक्षर में पहले वाला आधा होता है और दूसरा होता है पूरा। जैसे यहां पे देखो, स्वर, क्या लिखा हुआ है? स्वर लिखा हुआ है। तो स्वर में ये जो है, ये संयुक्त अक्षर मान लिया जाएगा। जिसको आप आधा कहते हैं, इसको क्या मान लिया जाएगा? ये दूसरे वाले के साथ में अटैच होता है। तो जो स्व लिखा हुआ है जो स्व लिखा हुआ है वो क्या है? यहाँ पे संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर का हमेशा क्या माना जाता है? संयुक्त अक्षर का हमेशा एक मात्रा मानी जाती है। र की क्या हो जाएगी? 1। उसके बाद श्रम है, तो श्र तो डायरेक्ट ही है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है च्यवन। च्यवन, एक च्यवन ऋषि थे जिनके नाम से च्यवनप्राश चलता है। च्यवनप्राश बोलते हैं ना भाई, च्यवनप्राश खा लो, च्यवनप्राश खा लो। वो एक्चुअली में च्यवन है। तो इनकी एक मतलब स्त्री से विवाह हुआ था। तो मतलब उन्होंने क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ क्या, मतलब विवाह हो गया। विवाह होने के बाद राजा की बेटी थी, राजा की बेटी, तो उनका बेटी तुम इस वृद्ध ऋषि के साथ में कैसे रहोगी? तो उनका नहीं पिताजी, अब तो मैंने इनको सब कुछ अपना मान लिया है, अब जैसे कुछ होगा इन्हीं के साथ रहूंगी। तो उन्होंने फिर अश्विनी कुमारों की उपासना की। किन्होंने? उन देवी ने, उन ऋषि पत्नी ने अश्विनी कुमारों की, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं। तो उन्होंने फिर एक दिव्य जड़ी बूटियों से क्या एक औषधि तैयार की, ठीक है। उसको खा करके वो वृद्ध ऋषि जवान हो गए, वो वृद्ध ऋषि युवा हो गए, 16-17 साल के युवा हो गए, ठीक है। ये आता है, आप लोगों को लगा कि मनगढ़ंत होगा, पर कायाकल्प की विधियां आज भी हैं। इसलिए कहता हूं भारत बहुत बड़ी चीज है। भारत की संस्कृति, भारत के जैसा आयुर्विज्ञान, भारत के जैसा ज्ञान और भारत के जैसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं है। ये बात सब जानते हैं, पढ़े पाश्चात्य देश इसको नकारते रहे हों। तो च्यवन है, तो फिर बाद में वो जो औषधि बनी थी उसका नाम च्यवनप्राश रख दिया गया। प्राश होता है खाना, प्राश होता है
खाना। और च्यवन, च्यवन ने जो प्राश किया था, च्यवन ने जिसका प्राश किया था वो च्यवनप्राश है, ठीक है। तो च्यवन है, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, ये एक्चुअली में जिसको आप आधा बोल रहे हैं वो च य के साथ में अटैच है, तो संयुक्त अक्षर का एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? संयुक्त अक्षर का एक मात्रा होती है, अलग नहीं होती। अब देखो क्या है, अभी तक तो बात आई थी कि हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे इधर पढ़ा था कि अगर लघु आपका मतलब लघु स्वर हो तो एक मात्रा, दीर्घ स्वर हो दो मात्रा, व्यंजन हो एक मात्रा, व्यंजन के साथ में लघु मात्रा हो तो एक मात्रा, ठीक है, व्यंजन के साथ में दीर्घ मात्रा हो तो दो मात्रा, इस तरह से पढ़ते आए थे। तो उसी तरह से अक्षर की बात है, संयुक्त अक्षर का एक है। अगर संयुक्त अक्षर के साथ में लघु मात्रा आ जाए, लघु मात्रा किस किसकी आ जाएगी, या तो आपकी आ जाएगी किसकी, तो नॉर्मली यही, या तो ई की मात्रा आ जाएगी, या ऊ की मात्रा आ जाएगी, या री की मात्रा आ जाएगी। तो अगर इनमें से कोई सी मात्रा आ जाती है, लघु मात्रा आ जाती है, तो एक ही मात्रा रहती है, वो हमें पता है। अगर छोटी मात्राएं होती हैं तो एक ही मात्रा उसमें लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रिया है, तो ये प्र जो है इसमें प प्लस र है, क्या है आपका, प प्लस र है, प्रिया में प प्लस र है, तो प्रिया है, संयुक्त अक्षर हो गया आपका ये। तो संयुक्त अक्षर का ऊपर पढ़ा हमने एक ही होता है, पर छोटी की मात्रा भी लगी, छोटी लघु मात्रा भी लगी, तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा, या के लिए दो आ जाएंगे। उसके बाद क्रिया है, तो क प्लस र आ रहा है, क प्लस र आ रहा है, क्रिया, ये क्र जो है ये संयुक्त है, तो इस पे छोटी की मात्रा लगी तो कोई प्रभाव नहीं है ये। उसके बाद द्रुम है, द प्लस र है, यहाँ पे द प्लस र है, तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी, कोई प्रभाव नहीं। और उसके बाद श्रुति है, श्र संयुक्त अक्षर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि छोटी लघु मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बट फिर वही नॉर्मल रूल कि अगर संयुक्त अक्षर के साथ में दीर्घ मात्रा लग जाए तो दो में बदल जाएगा, ठीक है। दीर्घ मात्रा जैसे भ्र है, भ्र, भ और र है इसमें, तो संयुक्त अक्षर है, आ का डंडा आ गया, तो आपकी कौन सी मात्रा लग जाएगी, भ्र में, भ्र में आपकी यहाँ पे दो मात्रा हो जाएंगी, ता में आपकी दो मात्रा हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे श्याम है, क्या लिखा हुआ, श्याम, तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर क्या है, श, और उसमें क्या आ गया, आ का डंडा आ गया, तो इसकी दो मात्रा हो जाएंगी, इसकी एक मात्रा हो जाएगी। उसके बाद है स्नेह, क्या लिखा हुआ, स्नेह, क्या लिखा हुआ, स्नेह, तो स्न जो लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर है, और ए की जो मात्रा है या आई की मात्रा है, मैंने आपको पहले बता के आया हूं, उसकी दो मात्रा होती है, तो इसकी दो हो जाएगी, इसकी एक हो जाएगी। उसके बाद स्त्री, जो स्त्र है यहाँ पे क्या है, संयुक्त अक्षर है, और बड़ी की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे दो मात्रा इसकी हो जाएगी। बात समझ में आई? अब आपको लगेगा कि जो ये संयुक्त अक्षर है, इसका मतलब संयुक्त अक्षर में पहले वाला अक्षर है, इसकी मात्रा काउंट क्यों नहीं हो रही, यानी कि आधे वाले की काउंट क्यों नहीं हो रही है, आधे वाले की काउंट क्यों नहीं हो रही है। देखो अगर ये आधे वाला डायरेक्ट पहले है ना, मतलब डायरेक्ट पहले, मतलब स्टार्टिंग ही इससे हो रही है, तो इसकी काउंटिंग कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना, अगर इस आधे वाले की स्टार्टिंग जैसे च्यवन, जैसे स्वर, जैसे ये हो रहा है शुरू, तो यहां पे कोई भी काउंटिंग नहीं है। बट अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई वर्ण आ जाए, कोई लघु वर्ण आ जाए, अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई लघु वर्ण आ जाए, तो पहले वाले लघु वर्ण का भार दुगना हो जाएगा, दो मात्रा हो जाएंगी। समझो ध्यान से, क्या बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लघु वर्ण, अगर संयुक्त अक्षर से पहले, देखो यहाँ पे आ रहा था, जैसे च्यवन आ रहा था, तो यहाँ पे एक ही है, स्वर आ रहा था एक ही है, पर अगर यहाँ पे आ जाता सस्वर, क्या आ जाता, सस्वर आ जाता, यहाँ पे समझ लो बात, स्वर था तो यहाँ पे केवल एक, पर अगर इससे पहले आ जाए, रूल क्या है कि संयुक्त अक्षर से पहले यदि लघु वर्ण आ जाए तो लघु वर्ण का मात्रा भार दो गुना हो जाएगा। सामान्यतः आप लगाओगे क्या, स का एक लगाना था, स्व का हमने एक लगाया, बट ऐसा नहीं होगा। अगर संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण आ रहा है तो उसका मात्रा भार दो गुना हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण आ रहा है तो उसका मात्रा भार दो हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है नम्र, आप क्या लगा दोगे, हमने क्या पढ़ा है कि भाई इसका नम्र का, इसका एक पढ़ा है हमने संयुक्त अक्षर का, और इसका एक ही आएगा, बट आप गलत हैं। यदि संयुक्त अक्षर से पहले कोई लघु वर्ण आ रहा है तो मात्रा भार दो आ जाएगा। उसके बाद सत्य, त्य संयुक्त अक्षर हो गया, तो इसका तो क्या लगेगा, एक ही लगेगा, पर इससे पहले कोई लघु वर्ण आ रहा है तो दो हो जाएगा। उसके बाद विख्यात, ख्य आ रहा है, इसका क्या लगेगा, दो लगेगा, ठीक है, दो लग जाएगा। क्यों इसका दो क्यों लग जाएगा, अब इसका दो क्यों लग जाएगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर के साथ में दीर्घ मात्रा आ गई, देखो यहाँ पे दो लग गया, उसके बाद इसका एक आ गया, बट इससे पहले क्या आ रहा है आपका, इससे पहले आपका लघु वर्ण आ रहा है। लघु वर्ण डायरेक्ट भी हो सकता है, छोटी मात्राओं के साथ भी हो सकता है, इतनी तो समझ आपके अंदर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी दो मात्रा हो जाएंगी। अब ये मत पूछना ये दो मात्रा क्यों है, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण आ रहा है। अगर
संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ वर्ण आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको बताया दो ही मात्राएं, या तो एक है या दो है, तीन मात्रा नहीं लगेंगी। तो अगर संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण आ रहा है तो एक मात्रा और बढ़ जाएगी, मात्रा भार 2 हो जाएगा। पर संयुक्त अक्षर से पहले यदि दीर्घ वर्ण आ रहा है तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लिखा है, हाथ से लिखा है, तो स्या है, स्या का क्या हो जाएगा? इसका तो एक ही हो जाएगा। और अगर यहां पे इससे पहले खाली हस्य होता, ये हस्य होता, अगर माने क्या ये हस्य होता, मान लिया कोई अर्थ भी नहीं है, मान लिया हस्य होता, तो यहाँ पे दो मात्रा इसकी हो जाती, क्यों? इसके कारण। बट पहले से ही यहाँ पे दो मात्राएं, तो तीन थोड़ी होंगी। उसके बाद आत्मा है, तो आत्मा है, तो त्मा है, तो और साथ में आका डंडा लगा हुआ है, तो इसकी दो हो जाएंगी। बट इससे पहले दीर्घ वर्ण आ रहा है तो कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। उसके बाद सौम्य है, ठीक है, म्या का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो संयुक्त अक्षर की एक होती है, दीर्घ मात्रा के साथ में दो हो गई, और संयुक्त अक्षर से पहले आपका दीर्घ वर्ण आ रहा है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सौ का तो पहले से दो आ रहा था। ये बात क्लियर है। अब अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? यदि अपवाद है, यदि ह वाले संयुक्त अक्षर आए, यदि क्या आए? ह वाले संयुक्त अक्षर आए, यानी कि पहले कोई आधा अक्षर हो, पहले कोई आधा अक्षर हो और बाद में ह आ जाए, बाद में ह आ जाए। ध्यान से देखना, अपवाद लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, फिर भी बता दूंगा। यदि आधा अक्षर आ जाए, अपवाद है ये, अगर आधा अक्षर आ जाए और वो ह के साथ में जुड़ के संयुक्त अक्षर बना रहा हो तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्रा फिर अलग से गिनी जाती है। मात्रा मतलब उतनी ही रहती है, पूरी नहीं होती, मात्रा पूरी नहीं होती। देखो क्या है, जैसे यहाँ पे है तुम्हें, तो हमको इसका पढ़ना चाहिए था तुम्हें का। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। एक्चुअली में जो हमने नियम बताए उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था मह आ रहा है, मह है ना, मह आ रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर है और दीर्घ मात्रा लगी हुई है तो दो आना चाहिए था। और क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है? लघु वर्ण आ रहा है, तू आ रहा है, लघु वर्ण आ रहा है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए थी? दो होनी चाहिए थी। बट आपको ध्यान रखना है कि ह के साथ में जो संयुक्त अक्षर आ रहे हैं उससे पहले यदि कोई मतलब दीर्घ वर्ण आ रहा है तो दो तो रहनी है, दीर्घ वर्ण पर तो कोई अंतर है ही नहीं। लघु वर्ण आएगा तो दो होनी थी, पर अगर ह के साथ वाला आ रहा है तो यहाँ पे मात्रा भार दो नहीं होगा, एक ही रहेगा। उसी तरह देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? संयुक्त अक्षर की वजह से दो होना चाहिए था, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो। बट यहाँ पे ह के साथ में संयुक्त अक्षर है तो ये अपवाद है, एक आएगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, और यहाँ पे एक, यहाँ दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और आपका यहाँ पे भी दो। इसी तरह कुम्हार, कन्हैया, कुल्हाड़ी। आई थिंक आपको मात्रा लगाना समझ में आ गया होगा। अब कल की उसमें इनको एग्जाम्पल से देखेंगे। मुझे नहीं लगता आज के बाद किसी को भी मात्रा लगाने में कोई दिक्कत आएगी। मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।